हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी द्वारा आयोजित मेंस का जनरल स्टडीज़ का पेपर थर्ड। इससे पहले हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 देख चुके हैं और मैं इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिए। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द जिप्सम एंड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं तो इस बार का पेपर काफ़ी अच्छा है, उससे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 किलो वजन रखकर चल रहा है, कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जलकुंभी से था, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। वाटर हैकेथन फ्लोट्स ऑन वाटर। तो जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पूछी गई थी। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 5.40 रुपये था, एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, तो खिलौना का क्रय मूल्य कितना था। यह क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। तो हमें क्या बताना था, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट से पूछा गया था कि पाई चार्ट क्या है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ क्वेश्चन मीडियम क्वालिटी के थे और कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़कर बाकी क्वेश्चन मीडियम और 1-2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्तीय घड़ी से रिलेटेड था। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और था कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसके अलावा ऊर्जा प्रबंधन चुनौतियाँ और मुद्दे, एनर्जी मैनेजमेंट इशू एंड चैलेंजेस। ऊर्जा प्रबंधन अभी की हाल में एक महत्वपूर्ण चुनौती उभर कर आई है। ऊर्जा प्रबंधन करना काफ़ी ज़रूरी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में, मॉडर्न युग में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अभी भारत सौर ऊर्जा की तरफ अपने पथ प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि यह बिना प्रदूषण की है। नेक्स्ट है मल कीचड़ प्रबंधन से क्या आशा है। व्हाट डू मीन बाय फेसल स्लज मैनेजमेंट। तो मल कीचड़ प्रबंधन क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा जैवोपचारण से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था वेंकट रमन रामाकृष्णन से, वेंकट रमन रामाकृष्णन के बारे में बताना था। उसके अलावा जैव आवर्धन तो बायो मैग्निफिकेशन को बताना था। इसके अलावा बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन करना था। डिस्क्राइब द बोर मॉडल्स ऑफ एन एटम। उसके अलावा सोनिक बूम एंड इट्स इफेक्ट्स और उसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया पर एक टिप्पणी लिखनी थी। और उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछे गए थे सुदूर संवेदन, इसके प्रकार पूछे गए थे एवं उपयोगिता को समझाना था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर देयर डिसएडवांटेज। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन, इसके कारण एवं निदानात्मक उपायों को समझाइए। जलवायु परिवर्तन, इसके कारण जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हम लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, इनसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी तो जलवायु परिवर्तन होगा। जहाँ पर पानी कम गिरना है वहाँ पर सूखा के समय बाढ़ आ रही है, बाढ़ के समय सूखा आ रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, ये सब जलवायु परिवर्तन है। अब इसके कारण यही है कि हम प्रदूषण कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और डिफोरेस्टेशन वगैरह ये सब कारण है। निदानात्मक उपाय हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग कम करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा होकर रहना चाहिए। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखिए। मिशन चंद्रयान 2 एक काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन था भारत का और GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। कब यह लॉन्च किया, अगर डेट याद है तो सही है, वरना आप ईयर लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिशन चंद्रयान 2 एक महत्वपूर्ण मिशन था। मिशन चंद्रयान 1 के बाद यह दूसरा मिशन था और यह GSLV से लॉन्च किया गया था, जबकि मिशन चंद्रयान 1 PSLV से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 पूरी तरीके से असफल नहीं हुआ है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चक्कर लगा रहा है। तो आप इस प्रकार से यह लिख सकते थे। और मिशन चंद्रयान 2 ने हमें बता दिया कि अभी हमें सॉफ्ट लैंडिंग में और प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रकार से आप लिखते तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आज़ादी के बाद पर्यावरण के क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है और यह अभी भी इतना प्रभावी बना हुआ है। अभी इसको 30-35 साल का एक्ट हो जाने के बावजूद यह सबसे ज़्यादा प्रभावी है और पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदूषण के रोकथाम में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसने वन्यजीव संरक्षण के में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट था बीटी फसल पर टिप्पणी लिखनी थी। उसके अलावा इस प्रकार से क्वेश्चन है पूछे गए थे, हम लोग पेपर को रिव्यू कर रहे हैं किस प्रकार से पेपर पूछा गया था। क्वांटम वर्चस्व क्या है पूछा गया था। क्वांटम सुप्रीमेसी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करो एवं भविष्य में उनकी संभावनाओं की विवेचना करो। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं वैकल्पिक, जैसे वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वाटर ऊर्जा है, ये सब वैकल्पिक स्रोत हैं। उनके भविष्य में इनकी संभावनाओं पर विवेचना करो। तो भविष्य देखिए, भविष्य में प्रदूषण रहित चीज चाहिए है, तो जैसे सोलर एनर्जी बढ़ेगी, सोलर एनर्जी सस्ती है, सुलभ है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। बाकी कोल एनर्जी देखिए प्रदूषण करती है, तो अब जो सोलर एनर्जी है जो सूर्य की लाइट से आएगी वो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगी, और वाइंड एनर्जी और वाटर एनर्जी ये सब एनर्जी चलेंगी। भविष्य में इनकी संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि विदेश में अभी देखिए इलेक्ट्रिक कार वगैरह आ गई हैं और सौर ऊर्जा पर विदेश वाले ध्यान दे रहे हैं, और भारत को भी इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग समझाइए, इसके उदाहरण दीजिए। देखिए विज्ञान एवं तकनीकी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरोना वायरस के दौर में विज्ञान एवं तकनीकी ने, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, यह विज्ञान एवं तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग है, और विज्ञान एवं तकनीक का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, और इसने हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। जहां एक और कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौर में जो अर्थव्यवस्था थी वो ढीली पड़ी हुई थी, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको एक बूस्ट प्रदान किया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब हम इतने सक्षम होते जा रहे हैं कि जो हमारे लिए जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका जो हल ढूंढने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसने हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर जीवन में एक बदलाव ला दिया है। इस प्रकार से हम यह कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। उसके अलावा जीडीआर से क्या अभिप्राय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटेड प्राइस है कि इससे कम आपकी फसल, मतलब इतने रुपए में आपसे गवर्नमेंट मिनिमम इतने रुपए में तो लेगी ही। जैसे किसी चीज़ का 2000 कर दिया तो 2000 रुपये तो गवर्नमेंट देगी ही, अगर मार्केट रेट कुछ भी चल रहा है उसको कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत की जो नेशनल इनकम है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सर्विस सेक्टर का है सबसे ज़्यादा योगदान। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे। व्हाट डू मीन बाय डेवैल्यूएशन, अवमूल्यन से क्या है, कई बार आपने पढ़ा हुआ सिक्के का अवमूल्यन। नेक्स्ट है रुपये का अवमूल्यन। नेक्स्ट था ट्रिप्स क्या है, आपने पढ़ा हुआ, WTO वगैरह जो पढ़े हैं तो आपने इकोनॉमी में इसको पढ़ा हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं, डिटेल क्वेश्चन था। नेक्स्ट था सकल घरेलू उत्पाद से आपका क्या आशा है, GDP आपने लिख दी होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट था व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है, इंपोर्टेंट प्रोग्राम है इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्गेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। उसके अलावा बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक वगैरह जी MSP वगैरह जी सब किसान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, खेती से रिलेटेड एक उनको चर्चा में थे। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो COR क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन आए, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए। नेक्स्ट है उदयता योजना क्या है। नेक्स्ट था वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी लोकेटेड इन इंडिया, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे में है, लेकिन आप चेक कर लीजिए पुणे में है, सॉरी हाँ पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार के मेंस के GS पेपर 3 में पिछली बार की तुलना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपोर्टेंट पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, काफी इजी क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। आत्मनिर्भर भारत आज आत्मनिर्भर बनना है हर क्षेत्र में, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, स्वास्थ्य हो। आज भारत कोरोना के लिए मास्क और सैनिटाइजर विदेशों से मंगाता था, विदेशों के ऊपर निर्भर था। आज लेकिन भारत जो मास्क है, सैनिटाइजर है, कोरोना वैक्सीन, यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन भारत इतने काफ़ी देशों में दे चुका है कि WHO ने भी उसकी तारीफ की है। भारत आत्मनिर्भर भारत बनना है, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में हो। आज भारत कई देशों के 104 सैटेलाइट लॉन्च कर देता है भारत का इसरो। आज कई देशों के 10-10, 20-20 देशों के भारत सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है, इसमें भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या कोई भी चीज़ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। नेक्स्ट है स्टेट द रीजन्स फॉर द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। आधारभूत ढांचा की कमी है विनिर्माण क्षेत्र में, इसके लिए पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव एक मेन रीजन था इसके लिए। नेक्स्ट है
वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता की वृद्धि हुई, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद देखिए काफ़ी विकास हुआ है और सस्टेनेबिलिटी का भी काफ़ी विकास हुआ। इंडियन इकोनॉमी ने जब से ग्लोबलाइजेशन आया 1992 के दौर से काफ़ी विकास किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जब आप राष्ट्रीय आय का लेखांकन करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि देश में कितने आदमी गरीबी रेखा से बाहर हैं, कितने आदमी गरीबी रेखा से ऊपर हैं। एक डाटा मिल जाएगा, एक मैपिंग मिल जाएगी, जिससे अपन दूसरी योजनाएं कोई भी लॉन्च करते हैं तो उसको हम ध्यान में रख कर करते हैं कि इतने क्षेत्र के पास यह है, इतने के पास यह इस चीज़ की कमी है, इस क्षेत्र के पास इस चीज़ की ज़्यादा मात्रा में वो है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्रवृत्ति रंगाराजन समिति से भिन्न कैसे है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। तो सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का ग्रामीण ऋण इसका कम है। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं हो पाया है, मूल्यांकन कीजिए। इजी क्वेश्चन था। मौद्रिक प्रसारण भारत में इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन जो मौद्रिक प्रसारण है वो शहर से गांव की ओर आ रहा है, लेकिन गांव से शहर की ओर जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे जनधन वगैरह के खाते अभी खोले गए 2014-15 में, अगर अभी भी काफ़ी ग्रामीणों के पास अभी 2019-20 अभी 2020-21 के टाइम पे खाते हो रहे हैं। अगर यही बैंकिंग से व्यवस्था से वो पहले जुड़े होते तो मौद्रिक प्रसारण ज़्यादा होता, हर आदमी लोन लेता पर्सनली और सब और चीज़ें खोलता और बैंक में पैसे जमा और सब करता। लेकिन मौद्रिक प्रसारण कम क्यों है, क्योंकि विदेशों में आप देखेंगे तो गांव लेवल से वहाँ पर सिटी लेवल में मौद्रिक प्रसारण हुआ है, लेकिन अपने यहाँ पर जो सिटी लेवल से गांव लेवल तक आ रहा है वो अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद अभी भी कुछ व्यक्तियों की खाते मतलब पूर्ण नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है, अब तो खैर हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर एन इंजन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एक्सप्लेन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सब क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, मैं तो थोड़ा बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी डिटेल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में 2-3 घंटे लगेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है विशेष, और मैं इसे एग्जाम सेंटर के बाहर से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि टैक्स फ्री वगैरह होते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, क्योंकि सीधा माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट होता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादा लगती हैं और वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। जैसे मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात वगैरह, इनमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका का व्याख्या कीजिए। आप यह लिख सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी हॉर्टिकल्चर है, इसका मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अन्य राज्यों की तुलना में हॉर्टिकल्चर अपने यहाँ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह बढ़ रहा है। यह सब कर आप आंसर दे देते, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे यार। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ जीडीपी इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ ईयर 2020-2021। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जीडीपी का ट्रेंड, अब एक बात बताइए, 2020 में कोरोना आया मार्च में, उसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर होंगे तो जीडीपी बढ़ेगी घटेगी? जीडीपी का जो ट्रेंड था वो घटेगा। कारण यह है कि लॉकडाउन लग गया और चीज़ें अर्थव्यवस्था चल नहीं पाई, सब चीज़ें बंद रहीं, लॉकडाउन वगैरह रहा, तो ये तो घटेगी ही ना जीडीपी की वो ग्रोथ रेट। अब लेकिन क्या है, अब बढ़ेगी दिनों दिन, तो यह सब लिख सकते थे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट था स्टेट द मेजर वीकनेस ऑफ मध्य प्रदेश इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सी वीकनेस है? सबसे बड़ी तो ग्लोबल जो वार्मिंग वगैरह है, आप क्लाइमेट चेंज का है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब अपन फसल बेते हैं तो अचानक पानी, असमय बारिश हो जाती है, असमय सूखा पड़ जाता है, असमय ओले वगैरह आ जाते हैं और असमय ये सब चीज़ हो जाती है, यह आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है पूंजी की कमी। अब देखिए भंडारण की व्यवस्था समय प्रॉपर नहीं है सस्ते दामों में। जब अपन बेचने जाते हैं किसान तो उनके लिए रेट जब कम मिलता है, समय से उन्हें लोन अवेलेबल हो जाए, ये चीज़ें उनके लिए हो जाएँ तो वो काफ़ी अच्छी से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए। मुफ्त बिजली के रूप में, मुफ्त बिजली से सब्सिडी दी है जो सो भूजल का क्षय हुआ है, सब लिखना था, तो यही क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे सीधे। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका में निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, आज़ादी के बाद इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश के विकास में, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो पब्लिक से व्यक्ति और सब जो गवर्नमेंट है प्राइवेट सेक्टर की और ज़्यादा वो बूस्ट मिला प्राइवेट सेक्टर को, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर पर उतना ध्यान कम दिया गया और अभी प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो अच्छा कर रही हैं। इस प्रकार से आप आंसर को अच्छा कर सकते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए। इस अधिनियम की तारीफ विदेशों में भी की गई। ये महत्वपूर्ण फूड सिक्योरिटी एक्ट था, जिससे ग्रामीण लेवल पर खाद्यान्न की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से वो किया, क्योंकि
अभी भी भारत में भुखमरी इंडेक्स में भारत की हालत जो पीछे थी वो दिनों दिन अच्छी हो रही है। इसका कारण यह एक्ट था क्योंकि भारत में काफ़ी लोग भुखमरी वगैरह से मरते थे और उनको भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन इस एक्ट ने ग्रामीण लेवल पर और शहरी लेवल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट था एक्सप्लेन द नेचर एंड केसेस ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आपने इकॉनमी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। उसके अलावा भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। इजी क्वेश्चन था। मेक इन इंडिया एक फ्लैगशिप स्कीम थी इंडियन गवर्नमेंट की और इस मेक इन इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक जिस प्रकार यह आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसी प्रकार यह मेक इन इंडिया था जिसने भारत में बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया। नेक्स्ट है गरीबी और आय की असमानता को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी या कैसे उपकरण हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी में पेपर बनाया है।